हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि अभी यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी ने अपना नया एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें अभी यहाँ पे 30 जून को आबकारी का यहाँ पे एग्ज़ाम होना है। उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए लेके आ रही हूँ, जिसमें हम यहाँ पे जीके और जीएस के यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे वो आपका अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ एआरओ का हो, चाहे वो एलटी का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़ाकर आपके सामने लेके आऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो गठन किया गया था, आपको डेट सहित याद रखना है। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था। ये जो प्रश्न है ये यूके पीएससी के पिछले एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उस एग्ज़ाम में क्या था कि वहाँ पे क्या था, सन सब में 2006 था, बस डेट यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे चेंज करी थी। तो आपको डेट भी याद रखनी है, कब है, 15 मार्च 2006 को ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन यहाँ पे किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को लागू किया गया? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तिथि को यहाँ पे लागू किया गया था? तो ये किया गया था कब? 28 सितंबर 1993 को यहाँ पे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू किया गया था। आपको डेट सहित यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे अधिकार होना चाहिए था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ये 3 वर्ष या फिर 70 साल, इनमें से जो भी पहले हो यहाँ पे आयोग के अध्यक्ष का यहाँ पे कार्यकाल होता है। अगर बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये क्या है, एक सांवैधिक निकाय है। तो एग्जाम में पूछता है कि ये कैसी संस्था है, तो ये एक सांवैधिक यहाँ पे निकाय है। साथ ही कैसी संस्था है, तो यहाँ पे ये बहुसदस्यीय यहाँ पे संस्था है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है। ये बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें यहाँ पे एक अध्यक्ष और यहाँ पे 5 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। और इन्हीं अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या फिर 70 साल, ये यहाँ पे इसका कार्यकाल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कितनी बार बुलाया गया है? तो भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र है, जिसको यहाँ पे हम संयुक्त बैठक कहते हैं, अब तक कितनी बार यहाँ पे बुलाया गया है? तो ये यहाँ पे अब तक 3 बार यहाँ पे बुलाया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पे संयुक्त सत्र यानी कि संयुक्त बैठक की, तो इसका जो वर्णन है हमें वो कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में यहाँ पे संयुक्त बैठक का वर्णन मिलता है, जिसको यहाँ पे राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता की जाती है यहाँ पे वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे संयुक्त बैठक की यहाँ पे अध्यक्षता की जाती है। अब बात की जाए कि जो 3 बार बुलाया गया है ये कब कब बुलाया गया है? तो जो पहली बार बुलाया गया था ये कब बुलाया गया था? 1961 में यहाँ पे बुलाया गया था। और जो 1961 में बुलाया गया था ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था किससे? दहेज निषेध अधिनियम से यहाँ पे संबंधित था। उसके बाद अगली बार जो बुलाया गया था ये कब बुलाया गया था संयुक्त बैठक? ये बुलाई गई थी 78 में। और ये संबंधित थी किससे? बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम से यहाँ पे संबंधित थी। और जो तीसरी बार और अंतिम बार बुलाई गई थी ये कब बुलाई गई थी? 2002 में बुलाई गई थी। और ये किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी आतंकवाद निवारण अधिनियम से यहाँ पे संबंधित थी। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2 राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत
हल किया जा सकता है? तो दो राज्यों के बीच के विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है, मूल क्षेत्राधिकार के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पे दो या दो से अधिक यहाँ पे अगर राज्यों का अगर केंद्र के साथ या फिर दो राज्यों का राज्यों के साथ अगर विवाद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करके यहाँ पे इसका निपटारा करता है। और जो इसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 131 में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो जो ग्रेनाइट है ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये है यहाँ पे आग्नेय चट्टान का उदाहरण। ठीक है, अब जो आग्नेय चट्टान है इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है कि जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा या मैग्मा निकलता है, ठीक है, जो लावा या मैग्मा निकलता है उसके ठंडे होने से जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान होती हैं? आग्नेय चट्टान होती हैं। और इन आग्नेय चट्टानों को यहाँ पे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक यहाँ पे चट्टान भी कहा जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं कि जैसे जो आग्नेय चट्टान होती है इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी कि जीवाश्म रहित होती है, लेकिन इनकी एक विशेषता ये है कि इनमें क्या होता है? खनिज पाया जाता है। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किन चट्टानों से हमें खनिजों की प्राप्ति होती है, तो जो आग्नेय चट्टान है आग्नेय चट्टानों से क्या होती है? हमें यहाँ पे खनिजों की प्राप्ति होती है। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, जीवाश्मों का अभाव मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अधिक केंद्र यानी कि जिसे हम एपिसेंटर कहते हैं, अधिक केंद्र भूकंप का वह बिंदु है जो संबंधित है, यानी कि जो अधिक केंद्र है ये किसे कहा जाता है? तो जिसका राइट आंसर है वो है कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ठीक है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है? एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र कहा जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा अटपटा आंसर है इसका, लेकिन आपको याद रखना है कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर जो भूपृष्ठीय बिंदु होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अगर हम बोले कि अगर मान लो कि अगर इस स्थान से यहाँ पे जो भूकंपी तरंगें है वो निकल रही हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और जहाँ पे जिस अगर इस पृष्ठ पे अगर यहाँ पे सबसे पहले जो तरंग पहुँचती है इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? इसे एपिसेंटर कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है? इसका 90 डिग्री यहाँ पे होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वायुमंडल की परतों का सही क्रमबद्ध चयन कीजिए। तो वायुमंडल की परतों का सही क्रमबद्ध चयन करना है हमें। तो सबसे पहले बताना है कि कौन सी यहाँ पे परत पाई जाती है वायुमंडल में। तो सबसे पहले जो पाई जाती है वो शोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर होता है अंत में यहाँ पे बाह्य मंडल। अब जो शोभ मंडल है इस शोभ मंडल में क्या होता है? जितनी भी हमारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? शोभ मंडल में होती है। जैसे बारिश हो गया, बारिश आना हो गया, और यहाँ पे जेड स्ट्रीम जो धाराएं होती हैं वो भी कहाँ चलती हैं? यहाँ पे क्या कहते हैं? शोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, फिर आता है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये हवाई जहाज वायुयान के लिए कौन सी परत यहाँ पे अच्छी होती है? वो समताप मंडल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? ओजोन जो परत है वो भी कहाँ पाई जाती है? वो भी यहाँ पे समताप मंडल में ही पाई जाती है। फिर यहाँ पे मध्य मंडल। अब जो मध्य मंडल है यहाँ पे जो उल्का पिंड होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं? वो ठंडे होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे आयन मंडल। अब जो आयन मंडल है यहाँ पे क्या होता है? जो हमारे संचार उपग्रह हैं वो कहाँ प्रक्षेपित किए जाते हैं? इस आयन मंडल में यहाँ पे प्रक्षेपित किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है? जो आयन मंडल है यहाँ पे जो अरोरा बोरियोलिस और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस वहाँ पे जो घटनाएं हैं ये भी कहाँ पाई जाती हैं? ये भी आयन मंडल में यहाँ पे होती हैं। और अंत में यहाँ पे बाह्य मंडल है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें यहाँ पे घास के मैदान बताने कि कौन से घास के मैदान यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला कह रहा है कि जो स्टेपिज घास के मैदान है ये रूस, यूक्रेन, चीन सहित मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है कि जो स्टेपिज घास के मैदान है ये रूस, यूक्रेन, चीन सहित मध्य एशिया और जो पूर्वी यूरोप है उस वहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं।
अगला यहाँ पे पेरिस घास के मैदान। अब जो पेरिस घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पे ये वेल्ड होगा, तो वेल्ड घास के जो मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। और जो डाउन्स घास के मैदान है क्या ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसके चारों यहाँ पे आंसर सही है। तो इसका यहाँ पे आंसर है कि ये सारे के सारे क्या है? सभी सही सुमेलित है। इसके अलावा भी यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट घास के मैदान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक पूछा जाता है पंपास, ठीक है, कि जो पंपास घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है? तो जो पंपास घास के मैदान है ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील और जो उरुग्वे है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे है यहाँ पे पंपास के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक पूछा जाता है लानोस घास के मैदान। अब जो लानोस घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? वेनेजुएला में, ठीक है। एक पूछता है पुस्ताज, ठीक है, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ? हंगरी में। और एक पूछता है यहाँ पे कौन सा? कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ? न्यूजीलैंड में। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का जो प्रकार है पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। सर्वाधिक भाग पे कौन सी पाई जाती है? यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, फिर यहाँ पे काली मृदा, और फिर जो अंत में पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? चौथे नंबर पे लेटेराइट मृदा। तो आपको याद रखना है, पहले जलोढ़ मृदा पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, फिर लाल मृदा, फिर काली, और फिर लेटेराइट मृदा यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अब जो जलोढ़ मृदा है ये सर्वाधिक भारत के किन भागों में पाई जाती है ये भी आपको याद रखना है। जो उत्तर भारत का जो मैदान है सर्वाधिक वहाँ पे ये पाई जाती है, उत्तर भारत के मैदान में। और साथ ही साथ यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र में भी इनका विस्तार यहाँ पे पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जलोढ़ मृदा है इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? डेल्टा के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है। और जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें क्या होता है कि जो इसकी जो जल धारण की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो किस मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो वो भी किसकी होती है? जलोढ़ मिट्टी की यहाँ पे जल धारण की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, आपको याद रखना है। अब जो ये जलोढ़ मृदा है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है इसमें बांगर, ठीक है, और एक होती है इसमें खादर, ठीक है। जो खादर होती है हम इसे क्या कहते हैं? नई जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? नई जलोढ़ कहते हैं, क्योंकि जो बाढ़ का पानी हर साल अपने साथ क्या होता है? नए अवसाद लेके आता है। तो उन अवसादों के द्वारा जिन मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम नई जलोढ़ कहते हैं, यानी खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़, यहाँ पे बाढ़ का पानी 2-3 साल या 5 साल में बाद पहुँचता है, यानी कि जो पुरानी मिट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? बांगर यहाँ पे कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता तो आवश्यक है किंतु जमाव नहीं, यानी कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ये है चाय की फसल, ठीक है। चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता यहाँ पे आवश्यक है लेकिन इसके लिए जमाव यहाँ पे आवश्यक नहीं है। और सर्वाधिक चाय पाई जाती है यानी उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? वो होता है असम में, ठीक है। और असम के बाद कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक चाय का क्या होता है? भारत में उत्पादन यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जो जनगणना है वो कौन से क्रम की जनगणना है आपको बताना है। तो ये कौन सी जनगणना है? तो ये है कौन सी? 15वीं जनगणना, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर बात की जाए यहाँ पे जनगणना की तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1872 में। किसके टाइम पे, यानी किसके टाइम पे हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पे। लेकिन जो वास्तविक जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 में, ठीक है। और ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के यहाँ पे काल में होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब जो 2011 की जो जनगणना है इसका जो थीम था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो आदर्श वाक्य क्या था? वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था इसका आदर्श वाक्य था। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऋण का भुगतान,
ठीक है, ऋण का भुगतान यहाँ पे राजस्व प्राप्ति नहीं है, जबकि कर प्राप्ति, शुल्क और जुर्माना और जो ब्याज प्राप्तियाँ हैं ये तीनों की तीनों कैसी यहाँ पे राजस्व प्राप्ति है। अब राजस्व प्राप्ति होती क्या है कि जो सरकार को हमसे क्या होता है, जो राजस्व मिलता है और सरकार को हमें वापस नहीं करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं। देखो, अगर सरकार हमसे लेती है तो क्या कर हमें वापस करती है? नहीं करती है। वैसे शुल्क और जुर्माने हमसे लेती है, क्या हमें वापस करती है? नहीं। और ब्याज भी वापस नहीं करती है। तो ये सबके सब कैसी यहाँ पे राजस्व प्राप्ति है, जबकि यहाँ पे ऋण का भुगतान उसे करना पड़ता है, तो ये राजस्व प्राप्ति यहाँ पे नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के में मिला लिया गया था। तो भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट के साथ मिला लिया गया था? तो ये कब मिलाया था? 2017 में। ठीक है, 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ यहाँ पे क्या हुआ था? मिला लिया गया था। और इसको सब पहली बार इसको जो रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया गया था वो कब किया गया था? इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, एक वर्त कमेटी। ठीक है, इसके तहत 1924 में इसको क्या किया गया था? रेल बजट को आम बजट से क्या किया गया था? अलग किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी यहाँ पे टीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था? तो 1956 से लेके 1961 तक इसका यहाँ पे क्या था? कार्यकाल था। और जो इसका यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? मेन वही था कि सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास करना और तेजी से यहाँ पे औद्योगिकरण करना ही यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे क्या था? उद्देश्य था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के अनुमान से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी समिति गरीबी के अनुमान से संबंधित नहीं है? तो ये है यहाँ पे नरसीमा समिति। ठीक है, जो नरसीमा समिति है ये किससे संबंधित थी? तो ये संबंधित थी बैंकिंग से। बाकी यहाँ पे नीलकांत डांडेकर समिति, लकड़वाला समिति और तेंदुलकर समिति, ये तीनों की तीनों यहाँ पे गरीबी के अनुमान से यहाँ पे संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयाम बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो कौन सा आयाम जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे बाल मृत्यु दर। ठीक है, जब बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों के तीनों यहाँ पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक के यहाँ पे 3 आयाम है। अब जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? तो इसे यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी प्लस यहाँ पे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा यहाँ पे इसे जारी किया जाता है। और ये कब से शुरू हुई थी? तो ये 2010 से इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता माना जाता है ये माना जाता है किसको? चार्ल्स ग्रांट को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। तो ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की जो अनुमति मिली थी ये किस अधिनियम के तहत मिली थी? 1813 के अधिनियम के तहत ही यहाँ पे ब्रिटिश नागरिकों को यहाँ पे अनुमति मिली थी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 1813 में 3 बातें आपको और याद रखनी है कि जो 1813 का अधिनियम था इसमें क्या था? चाय, ठीक है, चाय और चीन के साथ एकाधिकार को यहाँ पे व्यापार को छोड़ के इनका जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। दूसरा ये भी याद रखना है कि इसमें क्या होता है? पहली बार शिक्षा पे क्या था? प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की यहाँ पे बात की गई थी। और तीसरा यहाँ पे क्या था? जो ईसाई मिशनरियाँ होती हैं उनको यहाँ पे प्रचार प्रसार करने की यहाँ पे अनुमति मिली थी। ये भी आपको याद रखना है 1813 के अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने करी? तो जो भील सेवा मंडल की स्थापना करी थी ये करी थी किसने? अमृतलाल विट्ठल दास ने। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को यहाँ पे ठक्कर बापा यहाँ पे कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा ही 1922 में यहाँ पे भील सेवा मंडल की यहाँ पे स्थापना। अगला प्रश्न है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में घटित हुआ था? तो जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये किस वायसराय के काल में घटित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना करी थी ये किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। और ये कब करी थी? सन 1919 में यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए। तो जो अभी पेरिस ओलंपिक होना है 2024 में, यहाँ पे इसके लिए क्वालिफाई करने वाले जो पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, ये कौन बन गए हैं, ये बन गए अमन सहरावत। आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आगामी परीक्षा में बन सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2024 के लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा, इन दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है, लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में शक्ति अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच कहाँ आयोजित किया गया। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो शक्ति अभ्यास है ये किसके बीच में होता है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और इसका जो 7वां संस्करण है यहाँ पे, ये कहाँ, उमरोई मेघालय में यहाँ पे आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के पहले संस्करण का जो आयोजन किया जा रहा है, ये झारखंड राज्य में यहाँ पे किया जा रहा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। तो यूएनडीपी द्वारा जारी जो मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक थी, कितनी रैंक थी, तो ये थी 134। आपको ये याद रखनी है। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में।